देखो यहाँ पे नेक्स्ट मिनिमम इसेंट्रिसिटी कर, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्री में क्वेश्चंस जो है थोड़े से कम आते हैं, लेकिन मेंस में यहाँ पे ज्यादा रोल रहता है इसका, क्योंकि मेंस में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए और हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो जो हमारा कॉलम है विद रेक्टेंगुलर सेक्शन, यानी कि रेक्टेंगुलर कॉलम की बात कर रहा है ये, तो उस रेक्टेंगुलर कॉलम में इसने हमें दिया है ई मिनिमम। अब ये ई मिनिमम क्या है, ये इसेंट्रिसिटी की बात कर रहा है यहाँ पे, देख लो इसेंट्रिसिटी क्या है। तुम लोगों ने सोम के लेक्चर्स का रिवीजन किया, जो मैंने कहा था कि लेक्चर्स का रिवीजन करना। सर वो लेक्चर्स मैंने अभी कंप्लीट किए हैं सर वो। ठीक है, अब बाकी सबको तो आता ही होगा, निशांत और गौतम को तो आता होगा। तो इधर बेंडिंग स्ट्रेसेस वाला हुआ है। हाँ, बेंडिंग स्ट्रेसेस वाला भाई, ठीक है। तो वहां पे आप लोगों ने इसेंट्रिसिटी को अच्छे से समझ लिया होगा। इसेंट्रिसिटी बेसिकली यही चीज है कि आपके सेंट्रल पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे आप वजन लगा देते हो, वो आपका इसेंट्रिसिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वही कंडीशन को चेक करते हैं, मिनिमम इसेंट्रिसिटी कंडीशन हम चेक करते हैं। इस इसेंट्रिसिटी कंडीशन के ऊपर हमारे कॉलम्स का फॉर्मूला आगे फर्दर डिफाइन होता है, जो हम अप्लाई करेंगे अपने डिजाइनिंग में, मेंस के डिजाइनिंग में। आपके दो तरह के कॉलम्स बन जाते हैं यहाँ पे, अब वो देख लो क्या है। तो सबसे पहले तो आपका इन मिनिमम का फॉर्मूला है यहाँ पे एल सपोर्टेड अपॉन 500 प्लस बी और डी अपॉन 30, और यहाँ पे है 20 एम। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, यहाँ इस फॉर्मूले से जो वैल्यू आएगी और ये जो वैल्यू है, इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। आप यहाँ पे दो बार फॉर्मूला यूज करोगे, एक बार बी से और एक बार डी से। ठीक है, ये करना है। अभी इसका यूज कैसे होगा वो मैं आप लोगों को भी मेंस के जब क्वेश्चन करूंगा, जस्ट अभी इसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलो अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे ये रहा, इफ ए मिनिमम इज लेस देन इक्वल्स टू 0.05 डी और बी, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम। ये एक कंडीशन अलग है, ठीक है, ये हमारी एक कंडीशन अलग है, इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम। अब सुन लो, जितने आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ये मान लो कि 80% क्वेश्चंस आपके शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम के लिए आए, तो आपको ये कंडीशन जरूर समझ लेनी है कि आपका ई मिनिमम शुड बी लेस देन 0.05 डी, या फिर बी अगर है तो आपका शॉर्ट एक्सियल लोडेड कॉलम हो जाएगा। और इसके बेसिस पे मैं अभी क्वेश्चंस आपको करके दिखाऊंगा, ये फॉर्मूले का भी यूज करेंगे, ये फॉर्मूले का भी हम यूज करेंगे, अभी मेंस के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं उसमें, तो सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, अब हमारे एलएसएम में ये जो हमारी ऊपर की कंडीशंस है, ये आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, लेकिन ये क्या लिखा हुआ मैं बताता हूँ। ये लिखा है व्हेन अबव कंडीशंस ऑफ ई इज सेटिस्फाइड, यानी कि ऊपर वाली जो कंडीशंस है ई की, ये अगर सेटिस्फाई हो जाती है, कौन सी कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ये वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपका शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम हो जाएगा, और फॉर्मूला फिर कौन सा लगेगा, ये लगेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, ये फॉर्मूला किस चीज का है, ये है एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि उस कॉलम के ऊपर कितना कैपेसिटी है, बेसिकली कितना वो झेल सकता है लगाया गया वजन। ये जो यहाँ पे लोड लगा हुआ है ना, ये पी वजन जो लगा हुआ है, कितना ये वजन झेल सकता है, वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। इसी को हम यहाँ पे कह रहे हैं एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी, पी। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे 0.4 एफसी के एसी, 0.4 एफसी के एसी प्लस 0.67 एफ वाई ए एस टी, ये चीज है यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन सा क्या है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एसी आपका एरिया ऑफ कोर है ये, ठीक है, ये एरिया ऑफ कोर है। अब ये कोर क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पे आगे होगा तो यहाँ पे बता, हाँ ये देखो इधर, कोर बेसिकली क्या होता है, ये है एरिया ऑफ कोर। कोर का मतलब जैसे अर्थ की कोर होती है ना, यानी कि अंदर का जो हिस्सा है वो होता है कोर। तो हमारे कॉलम में जैसे सर्कुलर कॉलम है, तो यहाँ पर इन्फोर्समेंट तो यहाँ पे दे रहे हो आप, है ना, यहाँ पर इन्फोर्समेंट डाल रहे हो आप। बेसिकली ये जो बाहर की साइड है, इसको थोड़ा सा मैं कलर कर देता हूँ। ये जो आपका बाहर का साइड है, ये क्या है, एक तरीके से क्लियर कवर है ना, ये तो क्लियर कवर होता है इतना। तो ये जो आप हिस्सा देख रहे हो, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं कोर। तो इस कोर के एरिया की बात हो रही है यहाँ पे, एरिया ऑफ कोर ये है। अब ये एएसटी क्या है यहाँ पे,
ये है एरिया ऑफ स्टील। अब यहाँ पे इसको ये मत समझना कि एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपका सिंपल एरिया ऑफ स्टील है। और कौन सा एरिया ऑफ स्टील है? ये आपके मेन बार्स की बात हो रही है, मेन बार्स, जो आपके मेन बार्स का एरिया है वो बात हो रही है। ठीक है, इसको समझना। अब देखो, जनरली ये जो हम यहाँ पे एरिया देते हैं, यानी कि स्टील को जो हम देते हैं, ये देते हैं कितना, इसके बारे में लिख लेते हैं, 1 to 2%। जनरली इट इज टेकन एज 1 to 2% ऑफ ग्रॉस एरिया, ये इतना लिया जाता है। ठीक है, ये चीज है। तो आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा अभी तक, इतना जितना मैंने बताया। ठीक है, चलो अभी देखो आगे। तो यहाँ पे एसी को डायरेक्टली नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे रिलेशनशिप है आप लोगों के सामने। इस रिलेशनशिप का हमें यूज करना है। कैसे यूज करना है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे AC इक्वल्स टू AG माइनस AST। ये करके हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं इसको, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। चलो अभी देखो, अब आगे AST कैसे निकालेंगे? AST हम निकालेंगे n, ये n क्या आपका नंबर ऑफ बार्स है, ये जो n है ये है नंबर ऑफ बार्स, π/4 डाया का स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलो अब मान लो कि ऊपर वाली जो हमारी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ये जो हमारी कंडीशन है, ये वाला कंडीशन, अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता है तो ये हमारा शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम नहीं रहेगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये ट्रूली एक्सियली लोडेड कॉलम बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? ट्रूली एक्सियली लोडेड कॉलम बन जाएगा। अब एक चीज जरा समझो, जब मैं पढ़ा रहा था सोम को, तब तुम लोगों को ध्यान होगा मैंने बहुत तरह के शब्द तुम लोगों को बताए थे। क्या बताया था मैंने? कि क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में तो वो घुमा करके पूछ सकता है। लाइक यहाँ पे सपोज करो उसे तुमसे क्या निकलवाना है, एक्सियल स्ट्रेस निकलवाना है, एक्सियल स्ट्रेस निकलवाना है। वो तुम्हें क्या 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 नाम दे सकता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस नाम से दे सकता है ना, कई तरह के नाम वो तुम्हें दे सकता है। तो यहाँ उसी तरीके से यहाँ भी सेम चीज है। तो यहाँ पे ये जो लिखा है ट्रूली एक्सियली लोडेड कॉलम, यानी कि वो ट्रूली एक्सियली लोडेड है, यानी कि कंसेंट्रिक है। अब लोड जो है वो कंसेंट्रिकली लग रहा है, इसका कहने का मतलब ये है। तो एग्जाम में अगर वो उसने दूसरा शब्द यूज किया, लाइक उसने कहा कि कंसेंट्रिकली लोडेड है, तो समझ जाना तुम लोग। तुम्हें थोड़ा सा अपना सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे जो आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है, फिर वो फॉर्मूला हो जाता है पे 0.45 FC के AC प्लस 0.75 FY AST। यहाँ पे फिर ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे आपका हो जाएगा। यही फॉर्मूला कंबाइंड एक्सियल लोड या फिर बाय एक्सियल लोडिंग के लिए भी यूज किया जाता है। अब ये बाय एक्सियल लोडिंग वगैरह, कंबाइंड एक्सियल लोडिंग क्या है, ये जो फॉर्म का मैंने बेंडिंग स्ट्रेसेस वाला लेक्चर कहा था आप लोगों को देखने के लिए, वहां आपको सब समझ में आएगा, वो जरूर देख लेना। अब यहाँ पे आ जाओ, लोड कैरिंग कैपेसिटी। अभी आप लोगों के सामने फॉर्मूला क्या है, ये जो आप देख रहे हो, ये बेसिकली फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, ये देखो। इसको अगर मैं बेसिक टर्म्स में कहूँ तो ये है FC के AC प्लस FY AST, यही तो फॉर्मूला है। ये बाकी चीजें जैसे कि यहाँ पे लिखा है 0.4, ये लिखा है 0.67, ये सब तो फैक्टर्स हो गए ना, वरना बेसिक फॉर्मूला तो ये है। तो यहाँ पे ये यही कह रहा है कि जो आपका शॉर्ट कॉलम का बेसिक फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अगर सपोज करो कि आपका शॉर्ट कॉलम नहीं निकलता है ना, सपोज करो कि आपका शॉर्ट कॉलम नहीं है, लॉन्ग कॉलम है, फिर उस केस में क्या करते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है? CR से मल्टीप्लीकेशन। ये CR क्या होता है? ये होता है रिडक्शन फैक्टर। और ये रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालते हैं? 1.25 माइनस, ये माइनस है यहाँ पे, L इफेक्टिव अपॉन 48B या फिर D। ये जो हम कह रहे हैं ना बार बार, 48B और D, इन दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, ये चीज होती है। तो CR एक तरीके से ऐसे निकलेगा, या फिर ये भी हो सकता है फॉर्मूला, CR इक्वल्स टू 1.25 माइनस L इफेक्टिव अपॉन 160 I मिनिमम। अभी I मिनिमम क्या है? ये रहा, ये होता है लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन होता है। ये भी हम लोग जानते हैं। I मिनिमम कैसे निकाला जाएगा? ये निकाला जाएगा √I अपॉन A करके। देखो ये I मिनिमम जो है, ये कहीं कहीं K के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं I मिनिमम लिखा हुआ है। तो जगह जगह रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकता है, तो इस चीज से घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, ये चीज है। अब आगे देखो, अब यहाँ पे हमारा सर्कुलर कॉलम पे आ जाओ।
सर्कुलर कॉलम क्या है, यहाँ पे हेलिकल रिइंफोर्समेंट। हेलिकल रिइंफोर्समेंट क्या होता है, जो हमारे सर्कुलर कॉलम होते हैं उनमें हेलिकल रिइंफोर्समेंट दिया जाता है। हेलिकल रिइंफोर्समेंट आप लोगों ने स्प्रिंग देखा होगा, इस तरीके से होता है स्प्रिंग। तो इसी तरीके से रिइंफोर्समेंट दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, इसी तरीके से लगातार रिइंफोर्समेंट दिया जाता है हेलिकल शेप में। तो ये आपका क्या कहलाता है, सर्कुलर कॉलम कहलाता है। देखो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये आपका कॉलम है, इस कॉलम में हमने रिइंफोर्समेंट दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ये हेलिकल रिइंफोर्समेंट हो गया। और यहाँ पे अंदर लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट भी है, उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट होगा। ये जो आप देख रहे हो अभी पर्पल वाला जो मैं बना रहा हूँ, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट है, यानी कि मेन रिइंफोर्समेंट है। ये लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट है। ये जो आपका यहाँ पे पर्पल वाला है, ये आपका हेलिकल रिइंफोर्समेंट है, ये चीज है। अब देखो यहाँ पे आगे क्या होता है, यहाँ एक चीज और हो सकती है, लेटरल टाइज का जिक्र आप लोगों ने पढ़ा ही है ना। लेटरल टाइज क्या होती है, यहाँ पे जो मैं इस तरीके से दे देता हूँ, ये मेरी लेटरल टाइज होती है, जो आप देख रहे हो ये लेटरल टाई है, या फिर लेटरल इन्फोर्समेंट भी कह सकते हो। देखो लेटरल इन्फोर्समेंट या फिर लेटरल टाइज और लेटरल टाइज, ये इनका एक नाम। ठीक है, चलो तो हमने कॉलम में सारी चीजें समझ ली, सर्कुलर कॉलम में कैसा क्या होता है। अब देखो यार, ये किस लिए दी जाती है, ये सर जो हेलिकल रिइंफोर्समेंट है, हाँ सर जो हेलिकल रिइंफोर्समेंट है वो मेन रिइंफोर्समेंट नहीं है? नहीं, वो मेन इन्फोर्समेंट नहीं। सर वो लेटरल हो गई मतलब? हाँ वो लेटरल। जी अब सर। देखो यार, लेटरल टाइज में क्या होता है, ये किस लिए दी जाती है, ये बकलिंग जो होती है आपकी, उसको अवॉइड करने के लिए दी जाती है। जैसे ही हम लेटरल टाइज देते हैं, आपके कॉलम की जो स्ट्रेंथ होती है वो 5% इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, 5% इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी है ना, इसमें यहाँ पे 1.05 से मल्टीप्लीकेशन किया गया है, ये चीज है। ठीक है, ये है शॉर्ट एक्सियल लोडेड कॉलम विद हेलिकल इन्फोर्समेंट। अगर आपको कोई और कॉलम होता, सपोज करो लॉन्ग कॉलम होता, तो भी यहाँ पे 1.05 से मल्टीप्लीकेशन होता। ठीक है, क्लियर है। अब लेटरल टाइज आपके सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों में हो सकते हैं, इस बात को याद रखना। जब हेलिकल होता है तो उस हेलिकल इन्फोर्समेंट में यहाँ पे एक पिच होता है, जो आप देख रहे हो ना, ये पिच होता है, ये जो डिस्टेंस होता है इनके बीच में, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम पिच कहते हैं, ये होता है पिच। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से, स्मॉल पी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूज होगा भी आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो यहाँ पे जो रिलेशन मैंने जिस तरह बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, टीम पूछता है इसको। ठीक है, आगे देखो, ये जो चीजें अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, डिजाइन ऑफ लेटरल टाइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्री के लिए है, मेंस में तो हमें ये सब सॉल्व करना ही है, ये सब कुछ सॉल्व करना है मेंस, लेकिन प्री में बहुत पूछता है। तो यहाँ पे देखो, जो तुम्हारे यहाँ पे देखो, जो डायमीटर होता है टाइज का, वो ज्यादा होना चाहिए 5 मेन से, 5 मेन अपॉन 4। ये 5 मेन क्या है, ये आपका डायमीटर है मेन बार का, डायमीटर ऑफ मेन बार, मेन इन्फोर्समेंट बार की बात हो रही है। ठीक है, ये चीज है। और यहाँ पे 6 mm, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं, तो हमारा जो डाया है टाई का, वो इन दोनों वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, पहली चीज। अब पिच पे आ जाओ। अभी हमने क्या समझा था, अभी हमने सिर्फ टाइज के बारे में पढ़ा है कि उनका कितना डायमीटर होगा। अब पिच पे समझो, पिच यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, लीस्ट लेटरल डायमेंशन से कम होना चाहिए, या फिर 16x5 मिनिमम से कम होना चाहिए, या फिर 300 mm से कम होना चाहिए। इनमें से हमें तीनों में से हमें मिनिमम वैल्यू लेनी है, इनसे कम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सब चीज में लिखी हुई है, कौन सा क्या है। 5 मेन आपका डायमीटर है मेन लॉन्गिट्यूडनल बार का, यानी कि मेन बार का। 5 मिनिमम आपका डायमीटर है मेन लॉन्गिट्यूडनल बार का। ठीक है, मिनिमम डायमीटर है मेन लॉन्गिट्यूडनल बार का। और ये 5 क्या है, ये डायमीटर है आपके बार का ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट के लिए, डायमीटर ऑफ बार फॉर ट्रांसवर्स
रेनफोर्समेंट। सब लोगों को समझ में आ रही है बात? मैं यहाँ पे और कुछ चीजें, अभी कुछ कॉन्सेप्ट और बताने वाला हूँ। पहले ये बताओ यहाँ तक जितना मैंने बताया वो क्लियर हो गया है क्या? अभी देखो यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन से समझ लो। रेक्टेंगुलर सेक्शन में, ये आप लोगों के सामने यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन बनाया मैंने, यानी कि रेक्टेंगुलर कॉलम बनाया है। इसमें यहाँ पे ये जो है ये कॉर्नर्स पे मेन रेनफोर्समेंट है। अब यहाँ पे इसका क्या कहने का मतलब क्या है, ये डायमीटर मिनिमम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, मेन रेनफोर्समेंट बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वाली तो होती है, ये देखो। तो यहाँ पे अगर सपोज करो कि और भी तो रेनफोर्समेंट दे सकते हैं ना, जरूरी थोड़ा ना कि चार ही देंगे। चार तो मिनिमम है, ये चार तो मिनिमम है, ये तो मैंने अभी भी बताया, चार तो मिनिमम है ये, लेकिन इनसे ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी वही किया है कि ये जो है ये छोटे छोटे मैंने रेनफोर्समेंट दे दिए। ये भी लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है, मेन रेनफोर्समेंट है ये भी मेन रेनफोर्समेंट है, याद रखना। बस इनका डायमीटर कम होगा, ऐसा हो सकता है कि डायमीटर कम हो जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इनकी बात कर रहा है यहाँ पे, ये इनकी बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझो, अभी आप लोगों ने एक चीज समझी है, वो क्या समझा है कि जो आपका एरिया ऑफ स्टील है, यानी कि मेन स्टील की बात कर रहा हूं मैं, तो उसने एक लिमिट दी है आपको कि हम कितना लेते हैं, 1 to 2% तक लेते हैं हम, किसका, ग्रॉस एरिया का ऑफ एजी, इतना लेते हैं। तो ये तो हमें पता चल जाता है कि भैया एरिया ऑफ स्टील, हमें मेन स्टील जो हमें लेना है वो कितना लेना है। लेकिन अगर मैं बात करूं लेटरल रिन्फोर्समेंट की, वो कितना लिया जाता है, तो यहां मैं तुम लोगों को बता दूं, यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन होता ही नहीं है लेटरल के लिए। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बस हम प्रोवाइड करते जाते हैं। ध्यान किस चीज का रखा जाता है, ध्यान दो चीजों का रखा जाता है, और वो दो चीजें क्या होती है, सबसे पहला डायमीटर, ये रहा कि इतना डायमीटर चाहिए हमें। दूसरी चीज उनके बीच का डिस्टेंस, बस ये दो चीजें, ये है, समझ रहे हो बात? यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम जैसा कुछ नहीं होता, ठीक, ये होता है। अब इस पर आ जाओ, ये नेक्स्ट है यहाँ पे। अब ये जो टॉपिक है आप लोगों के सामने, ये मेंस के लिए। यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप आप देख रहे हो, ये मेंस के लिए रिलेशनशिप है। बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है, ये इस रिलेशनशिप से ही आपको क्या कह रहा है वो मैं बताता हूँ। अगर आपका जो कॉलम है उसने ये चीज को सेटिस्फाई कर दिया, तो वो हेलिकल कॉलम बनेगा, ठीक है ना, उसमें हेलिकल इन्फोर्समेंट दी जाएगी। अगर उसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो उसमें हेलिकल इन्फोर्समेंट दी जाएगी। अब ये क्या होता है, देखो यहाँ पे 0.36 FCK/FY, यहाँ पे जो है एजी यानी कि ग्रॉस एरिया, एसी यानी कि एरिया ऑफ कोर, -1, ये लिखा है शुड बी लेस देन इक्वल्स टू VN/VUC। इसका मतलब क्या है, ये जो V है इसका मतलब होता है वॉल्यूम। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना V जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है वॉल्यूम। अब ये जो VN ऊपर लिखा है ये है आपका हेलिक्स स्ट्रेंथ, यानी कि किसकी वॉल्यूम, ये ओवरऑल जितना आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया हेलिक्स वाला, उसके वॉल्यूम की बात कर रहा है। हेलिक्स रेनफोर्समेंट, हेलिक्स वॉल्यूम है ये हो गया आपका VN, ठीक है। और ये जो VUC है ये आपका वॉल्यूम होगा किसका, ये जो कोर का आपका वॉल्यूम है वो, ठीक है, ये चीज है। चलो तो अब देख लो, अब यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे अगर मैं क्लियर कवर की बात करूं, कॉलम में वो 40 mm होता है, ठीक। अब यहाँ पे ये चीज देख लो आगे, VN और VUC ये कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है VN क्या है, हमारा वॉल्यूम है स्पायरल का। स्पायरल क्या है, ये स्पायरल तो है, हेलिक्स क्या होता है, स्पायरल मैंने अभी बताया था, स्प्रिंग जो होता है, स्पायरल जो होता है, ये रहा, ये है। एक लूप में, एक लूप का मतलब यहां से शुरू हुआ और वापस एक चक्कर जो जहां पे यहां लगाएगा वो यहां तक खत्म हो जाएगा, वो होगा 1 लूप, ठीक है, उसको एक लूप कहेंगे। तो ये वॉल्यूम है एक लूप की। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पाई इंटू एरिया ऑफ हेलिक्स। एरिया कैसे निकालते हैं हेलिक्स का, भाई π/4 इंटू डायमीटर हेलिक्स का, ये हो जाएगा, ठीक है, डायमीटर हो जाएगा हेलिक्स का, ये चीज है, ठीक है। डायमीटर कैसे लिखेंगे, φn से, ये तो यहाँ पे मैंने किया है, डाय ऑफ हेलिक्स, ये रहा φn, नीचे मैंने मेंशन किया। अब ये क्या करना है आगे, तो पाई इंटू एरिया ऑफ हेलिक्स इनटू ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये है आपका DC-φn। DC-φn क्या है, इसको अब समझ लेते हैं। Sorry. तो ये DC-φn को समझने के लिए हमें इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक सेकंड दो जरा, तो यहाँ पे
ये जो आपका है, ये जो है डीजी, ये है आपका ग्रॉस डायमीटर, यानी कि टोटल डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसमें ये जो आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की है उसको आप कहते हो कोर। ये जो आप देख रहे हो डीसी, ये है कोर, उस कोर का डायमीटर है प्रॉपर्ली। अब होगा क्या, इसके लिए मैं एक थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देता हूँ और उसको आप लोग जरा समझना है, ठीक है। अभी देखते हैं, एक मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। एक सर्कल मेरा ये ना, एक ये रहा, देखिए तो यहाँ पे बेसिकली है क्या चीज। तो यहाँ से अगर मैं इस जगह से बात करूँ, थोड़ा इस चीज को सब लोग ध्यान देना, बिकॉज ये कॉन्सेप्चुअल है, वरना क्वेश्चन गलत कर दोगे अगर तुम लोगों ने इस चीज को नहीं समझा। यहाँ ये जो चीज है ये है डीसी, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका स्टील है, इसको याद रखना, यही आपका रेनफोर्समेंट है। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये आपका रेनफोर्समेंट है, इसको याद रखना। अब देखो, इसके मिड से, इस रेनफोर्समेंट के मिड से हम क्या लेंगे, यहां से मिड से एक डिस्टेंस लिया जाएगा, ये रहा मिड से, और ऐसे ही यहां से। तो ये जो डिस्टेंस है ये रहा। ये एक तरीके से ऐसे समझ लो कि इसको हम कहते हैं यहाँ पे इफेक्टिव डायमीटर ऑफ कोर, ठीक है ना। ये होता है इफेक्टिव डायमीटर ऑफ कोर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डीएन से। और ये होगा कैसे, हम डीएन निकालने के लिए क्या करेंगे, डीसी में से क्या माइनस कर देना चाहिए हमें, एक साइड से हाफ क्या माइनस कर दो, डायमीटर, दूसरी साइड से भी हाफ क्या माइनस कर दो, डायमीटर। ये चीज है, बिकॉज यहाँ पे फाई एन यही तो है डायमीटर, ये है आपका फाई एन। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है, मुझे बताओ फटाफट। क्या ये चीज सभी को क्लियर हो रही है। सर यहाँ पे ये Yes, डीएनडीसी sir. क्या है? क्या डीएनडीसी क्या है, डीएन है आपका हाँ जी सर। सेंटर टू सेंटर डाया ऑफ हेलिक्स, या फिर इफेक्टिव डायमीटर ऑफ कोर। समझ रहे हो, ये चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है, इसको हम इफेक्टिव डायमीटर ऑफ कोर भी कहते हैं। एक चीज ये, दूसरा फाइन की अगर हम बात करें तो ये हमारा डायमीटर है स्टील बार का, जो कि हेलिक्स बना रहा है, जो कि स्प्रिंग बना रहा है, ठीक है, स्पाइरल बना रहा है उसका। अब आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ आ जाओ, यस सर। तो ये आपका यहाँ पे वॉल्यूम निकल गया। देन अब नीचे आ जाओ, तो यहाँ पे कोर के वॉल्यूम की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो कोर का एरिया, फिर किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, स्पेसिंग से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। स्पेसिंग आपकी कितनी है, पी है, वो पी का है पिच। तो अब इसको हम यहाँ पे जब डिवाइड करते हैं, तो ये जो आपका डीएन है सॉरी, ये जो आपका यहाँ पे डीएन है, यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया, डीएन ना लेकर के मैंने इसको डीसी माइनस फाई एन ही रखा था यहाँ। लेकिन इस फाई एन, चूंकि कंपैरिजन हम करते हैं, फाई एन की वैल्यू बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू द डायमीटर ऑफ कोर, तो हम इस फाई एन को कर देते हैं नेग्लेक्ट, और यहाँ पे सिर्फ बच जाता है डीसी। और नीचे तो फॉर्मूला है ये डीसी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ इतना होता है बिकॉज हमने फाई एन को नेग्लेक्ट कर दिया। इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं ऐसे, तो हमारे पास ये बच जाता है। और ये एएसपी क्या है, ये है एरिया ऑफ हेलिक्स, मैंने मेंशन किया हुआ यही, ठीक, ये चीज है। तो ये होता है, इस तरीके से हम निकालते हैं। ये मैंने तुम लोगों को यहाँ पे बता दिया है कि कैसे इसको निकाला जाता है, ठीक। चलो, इसको तुम लोग समझ लो। अब यहाँ पे आ जाओ, पिच आपका क्या है, बेसिकली सेंटर टू सेंटर डायमीटर है, सॉरी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है हेलिक्स का। अब कंडीशंस है कुछ पिच की, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, इसको याद रखना। ये कंडीशंस अब जो आई हैं, ये आई हैं प्री के लिए, और इन कंडीशंस का तो यूज बेसिकली हमें करना ही है मेन स्टेज क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, ये चीज हमें करनी है। अब यहाँ पे देखो आगे, तो यहाँ अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड सबसे पहले हमारी कंडीशन है कि जो हमारा पी है, यानी कि जो हमारा पिच है, दैट शुड बी लेस देन, सॉरी दैट शुड नॉट बी लेस देन 25 mm। सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे आप लोगों के सामने ये रही, ये 25 mm से कम नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि जो आपका पी है वो क्या हो, कि आपके 3 फाई एन यानी कि डायमीटर है किसका, आपके हेलिक्स का, उससे कम नहीं होना चाहिए। ऐसे ही फिर ये है और एक ही कंडीशन। तो बेसिकली इसने घुमा दिया था, कंफ्यूज कर दिया था, तो मैंने एक कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन आपका ये है आसान शब्दों में, कि जो आपका पिच है वो 25 से 75 mm के बीच होना चाहिए, या फिर किसके बीच होना चाहिए,
3 से लेकर के DC/6 के बीच होना चाहिए। ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई उसको करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ रहे हो बात? ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी हमें। ये होगा यहाँ पे। चलो अभी हमने यहाँ पे इतना समझ लिया, अब आगे आ जाओ। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, इस बात को याद रखना। चलो तो अभी हमने पूरा का पूरा जो हमारा कॉलम्स है ना वो हमने समझ लिया। जितनी चीजें होती हैं कॉलम्स में वो हमने यहाँ पे समझ ली। अब बेसिकली हमें यहाँ पे अब अपने क्वेश्चंस करने हैं, प्री के क्वेश्चंस और मेंस के क्वेश्चंस अब हम वो यहाँ पे करेंगे। ठीक है,